आज की हमारी डिस्कशन है इंटरनेशनल लॉज के ऊपर। कुछ लॉज तो डोमेस्टिक हैं जो क्रिएट किए जाते हैं स्टेट को रन करने के लिए, फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स को उनके पावर्स देने के लिए, जिससे वो डिफरेंट अपने टास्क परफॉर्म कर सकें। इंटरनेशनल लॉज ये बिटवीन द कंट्रीज हैं जो गाइड करते हैं कि हाउ कंट्रीज बिहेव विद ईच अदर, कैसे कोई कंट्री किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके, और उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, कंट्री की क्या राइट्स हैं, क्या उनके एथिक्स हैं, और अगर उन्हें कोई मिलके एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसकी गाइडलाइंस क्या है, और अगर कोई कंट्री किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो किस तरह उसको डील किया जाए। इन कॉन्सेप्ट्स को हम इंटरनेशनल लॉज के अंदर लेके आते हैं। ये टर्म है इंटरनेशनल लॉ की, ये जर्मी बेनेथन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 18th सेंचुरी में। और उस वक्त इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि जो रूल्स बिटवीन द स्टेट है उसको इंडिकेट किया जाए कि एक स्टेट और दूसरी स्टेट आपस में क्या रूल्स फॉलो करती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लॉ डेवलप हो गया और मज़ीद ये डेवलपमेंट की स्टेज के ऊपर है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। बॉडी ऑफ रूल्स रेगुलेट बिहेवियर ऑफ स्टेट्स एंड अदर एंटिटीज इन देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर एट एनी गिवन टाइम। ये इंटरनेशनल लॉ जो प्रोविजनल लॉज हैं या ट्रेडिशनल लॉज हैं या स्टेट लॉज इसलिए डिफरेंट हैं कि स्टेट लॉ इन्फोर्स करवाने के लिए आपके पास डिफरेंट बॉडीज मौजूद हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज मौजूद हैं और डिफरेंट कोर्ट्स मौजूद हैं उसके मुतालिक हेयरिंग सुनने के लिए, और उनको अवॉइड करना कॉम्प्लीमेंट्री है तमाम लोग जो उस स्टेट के अंदर रहते हैं, तमाम एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जबकि इंटरनेशनल लॉ बिट लिटिल डिफरेंट है इससे। जैसे कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं, बेसिकली ये रूल्स हैं बिटवीन द स्टेट्स। अगर वेरी बेसिक डेफिनेशन पे जाएं तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए ये एक सेटअप है, हाउ टू वी को एग्जिस्ट विद अदर स्टेट्स, सब सुकून के साथ रह सकें। इस तरह से ये लॉज डेवलप किए जाते हैं। मजीद इसको समझने के लिए हम यूनाइटेड नेशन की एग्जांपल लेते हैं, जिसको ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज जो हैं उसके पार्ट में हैं, सिग्नेचरी पार्ट में मौजूद हैं। अब यूनाइटेड नेशन जो भी कोई इशू है वो उसके बारे में उनकी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, वो सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है कि अगर ये केस है इस इवेंट में ऐसा होना चाहिए, और उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उनके पास कोई फोर्स, पुलिस फोर्स वगैरह नहीं है, एक्सेप्ट सम स्पेसिफिक केस, वेरी रेयर केसेस में वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इकोनॉमिकल बाइंडिंग भी वो लगा सकते हैं। तो लॉज को अगर देखा जाए तो रीइंफोर्स करने के लिए कोई ऐसा इदारा चूंकि मौजूद नहीं है, तो अगर कोई कंट्री जो उसका पार्ट है और इस लॉ को ओबे नहीं करता तो उसके साथ क्या होता है कि वो एक उसकी फेम खराब होती है, लोग उसको पसंद नहीं करते, कंट्रीज उसके साथ अपने रिलेशनशिप खत्म करते हैं, जो ट्रेड है वो डिस्टर्ब होती है, उसके लिए फ्यूचर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं, पाबंदियां लग जाती हैं कि जी वो ऐसे नहीं कर सकता, फिर वो वीटो पावर में चले जाते हैं। तो इस तरह का ये एक लॉ है जिसको अबाइड किया जाता है, और ये किसी स्टेट के अपने ऊपर है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करती है, किसी के साथ कैसे वो रिलेशनशिप रखना चाहती है कोई कंट्री, और कितने बेहतर तरीके से वो इस दुनिया का पार्ट बन सकती है। ऑल्दो यूनाइटेड नेशन में कोर्ट ऑफ जस्टिस भी मौजूद है, बट स्टिल बात वही आती है कि उसके अंदर एक ट्रेडिशनल स्टेट का जो अपना जुडिशरी सिस्टम है वैसा वो जुडिशरी सिस्टम नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कशन के बाद अप्रूव होते हैं, उनको फॉलो करते हुए कोई भी जो डिस्प्यूट है उसमें लेके आया जाता है, और वहाँ पे अगेन रिकमेंडेशंस आती हैं जिसको फॉलो करना ना करना कंट्रीज के ऊपर, अनटिल अनलेस कोई वो रेयर केस में चला जाता है और वहाँ पे एग्री होते हैं कि ये बड़ा क्रिटिकल इश्यू है और अगर इसको इस टाइम एड्रेस ना किया जाए तो ये प्रॉब्लम
ह्यूमैनिटी के लिए डिस्टर्बिंग बन सकते हैं। इन सम ग्राउंड्स इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्सेस डिप्यूट हो जाती हैं और आप इकोनॉमिक बाइंडिंग्स भी उस पर लेके आ सकते हैं। तो आई होप कि इंटरनेशनल लॉ और ट्रेडिशनल लॉ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। कंपोनेंट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉज हैं, ये उनके दरमियान डिफरेंट मुआहदे होते हैं स्टेट्स के दरमियान, और उनको सामने रखते हुए कुछ लेआउट है, ओब्लिगेटरी इसमें डिस्कशन है जो कंट्रीज फॉलो करती हैं जनरल, जो इसके पार्ट हैं, और ये मुख्य मुआहदों की सूरत में इसको सामने रखते हुए डेवलप किया जाता है। जबकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज ऐसा है कि ये दो स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर या उनकी पार्टीज के अंदर पर्सन्स भी हो सकते हैं और कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। उनके दरमियान अगर किसी मौजू के ऊपर कोई इशू, कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है, उनको एड्रेस करने के लिए ये एक लॉ डेवलप किया जाता है। इसमें जैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जेनेरिक लॉज हैं, तमाम स्टेट्स को जनरल ओब्लिगेटरी है। यहाँ पे ये लॉ वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। दूसरी चीज़ है कि इसमें हम ये डिटरमिन करते हैं कि अगर दो स्टेट्स के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स का कोई इशू है तो वो किस स्टेट में जाके इशू रिजॉल्व होगा। और जब वो किसी स्पेसिफिक स्टेट में चला जाता है तो वहाँ की जो जुडिशरी है वो इन्वॉल्व हो जाती है और वो इन्फोर्समेंट भी करवा सकती है। और जैसे कि हम नॉर्मली कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉज के अंदर रीइंफोर्समेंट का कोई सेटअप नहीं है, तो इसका जो कंपोनेंट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है उसमें जिस स्टेट में आप चले जाते हैं वहाँ पे वो जुडिशरी सिस्टम मौजूद है, और जब वो जुडिशरी सिस्टम इसको एड्रेस करता है, रिजॉल्व करता है, तो उसको रीइंफोर्स भी कर सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये डिफरेंस डॉक्यूमेंटेड भी मिलेंगे। आई होप आपका इन दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा। जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, जो एरियाज इनको एड्रेस करते हैं, सबसे पहली चीज़ है इंटरनेशनल वाटर्स की। वेरी डिफ़िकल्ट है कि आप वाटर्स को डिवाइड करें कि जी ये इस कंट्री का पार्ट है और ये इंटरनेशनल वाटर है। तो आफ्टर सब डिवीजन के ये समुंदर किस कंट्री का है या इंटरनेशनल सेटअप में समुंदर का ये पोर्शन आ जाता है पानियों का, तो वहाँ पे बेशुमार कंसर्न्स आपके पास हैं। लाइक आप कोई कंट्री इंटेंसिव फिशिंग कर देती है, तो इंटेंसिव फिशिंग करने के बाद वहाँ पे इकोसिस्टम को डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, कौन है जो उस पॉइंट को फोकस करेगा, और कैसे हम उनको डिफाइन करेंगे उनको ये काम नहीं करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा वो अपना एफ्लुएंट अनट्रीटेड जो है वो या हैजर्डस वेस्ट है वो समुद्र में फेंक रहे हैं। फिर नेविगेट करना, नेविगेशन के ऊपर क्या क्या चीज़ें वो नेविगेट हो सकती हैं, इस तरह के डिफरेंट इश्यूज नेविगेशन वगैरह को एड्रेस करने के लिए। तो वाटर्स का सबसे कम्युनिकेशन का हमारे पास है। ह्यूमन राइट्स हैं, आल दो हर कंट्री अपने हिसाब से रूल्स बनाती है, लेकिन स्टिल एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि उनको जिंदा रहने दिया जाए, और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड है, फीड है, क्लॉथ है, शेल्टर है और एजुकेशन है, ये पूरी की जाए। तो अगर किसी कंट्री में इसको फोकस नहीं किया जा रहा तो ऑब्वियसली उसके लिए लॉज बनाए जाते हैं और वो कंट्री उनको अवॉइड करती है, और फिर बाकी कंट्रीज उनको सपोर्ट करती हैं उसको इन टारगेट को अचीव करने के लिए। क्राइम्स हैं आपके पास, जैसे कि एक माफिया है या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ कंट्रीज में डील कर रही है, वो एक कंट्री में क्राइम करने के बाद दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, तो वहाँ पे कैसे उनको डील किया जाए। जिस कंट्री में वो रिजाइड कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, और जहाँ पे क्राइम किया वहाँ पे वो रिजाइड नहीं कर रहे, या वो कहीं बैठ के प्लान आउट करते हैं और कहीं पे कुछ इस तरह की एक्टिविटी। तो इन चीज़ों को फोकस करने के लिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए, एड्रेस करने के लिए ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं। हाउ ग्लोब अक्रॉस द ग्लोब कंट्रीज दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगी, रिजर्व्स को, रिसोर्सेज को शेयर करेंगी, आप उसमें ट्रेडिंग भी आ जाती है, उनके अंदर एक एथिकल वैल्यूज भी हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद अगर उन्हें एग्जिस्ट करना है तो वो चीज़ें भी इसमें एड्रेस करना है। और मेन इन्वायरमेंटल लॉ जो हमारे मेन फोकस होगा,
इन फ्यूचर प्रेजेंटेशंस में। एनवायरनमेंट ऑब्वियसली एक कॉमन इशू है। आउटर स्पेस, अगेन आप अपनी सैटेलाइट्स भेज सकती हैं और वो आउटर स्पेस में है, किसी स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर नहीं है, तो वो स्पाइंग कर सकती है या आपकी कंट्री से डेटा ले सकती है, तो उसको कैसे रेगुलेट करना है? ये ऐसे पॉसिबल तो नहीं है कि किसी की सैटेलाइट्स मौजूद हैं और वो कुछ भी करते रहें कंट्री के साथ। तो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस के, उन रिस्ट्रिक्शंस के फॉलो करते हुए, कुछ फ्रेमवर्क ऑफ लॉ में रहते हुए वहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे और रहेंगे। पहले हमारे पास कन्वेंशन की, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास फिशिंग है, कंजर्वेशन है लिविंग रिसोर्सेज की, और फिर उसकी शेल्फ लाइफ है, इकोसिस्टम हमारे पास है, और फिर कहीं पे हमारे कॉन्टिनेंट पिघल रहे हैं, अगेन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, जैसे समुद्रों की हाइट बढ़ती जा रही है, उसको एड्रेस करने के लिए कन्वेंशन 1958 में बना था, जो एग्जाम्पल है इंटरनेशनल लॉ की। एक इंटरनेशनल एक टर्म हमारे पास है कि जी दो कंट्रीज में ट्रिटी हो गई है, ट्रिटी के मुताबिक कुछ कंट्रियों ने साइन कर ली है, तो एक जेनेरिक टर्म है उनके दरमियान एक एग्रीमेंट की, और इसको इसकी बेस पे इन्वायरमेंटल लॉज डेवलप भी किए जा सकते हैं, इंटरनेशनल लॉज डेवलप भी किए जा सकते हैं, और उन लॉज को अवॉइड करने के लिए भी ये ट्रीटीज को फॉर्मुलेट किया जा सकता है। इसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं, तो ये भी आप समझ लें कि एक पार्ट है, बड़ा मेजर है, एस्पेक्ट है इंटरनेशनल लॉज